हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज की मैथ की प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। ये 6वां वीडियो है, इसके पहले 5 वीडियो आ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लिखा है, एक अंडे का द्रव्यमान लगभग 65 ग्राम है, 2 दर्जन अंडों का द्रव्यमान कितना है? तो 2 दर्जन यानी कि 24 अंडों का द्रव्यमान पूछा गया है, क्योंकि एक दर्जन में कितनी वस्तुएं होती हैं? 12। तो 2 दर्जन में कितनी होंगी? 24। तो 24 अंडों का द्रव्यमान पूछा गया है, एक का 65 ग्राम है, तो 24 में 65 का गुणा कर दीजिए। गुणा करने पर आपको मिलेगा 1560 ग्राम। विकल्प आप देखते हैं किलोग्राम में है, तो हम क्या करेंगे कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। हमें ग्राम से किलोग्राम बनाना है, तो हम 1000 से भाग दे देंगे। हमें मिल जाएगा 1.560 किलोग्राम। यानी कि आप देखते हैं जो पहला विकल्प है वही इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, सौम्या ने 13/1/1992 को नौकरी करना आरंभ किया और 31/3/2023 को उसने सेवानिवृत्ति ले ली। यानी 13/1/1992 में उसने नौकरी की शुरुआत की थी और 31 तारीख 3रा महीना 2023 को उसने सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट ले लिया। उसकी नौकरी की अवधि थी, यानी उसने कितने वर्ष नौकरी की, ये पूछा गया है। तो हम क्या करें कि ये जो तारीख दी गई है, जिस तारीख में उसने सेवानिवृत्ति ली है, तो उसमें से उस तारीख को घटा देंगे जब उसने नौकरी करना प्रारंभ किया था। चलिए घटाते हैं। ये 31 जो लिखा हुआ है, 31 ये तारीख है यानी दिन है, ये बीच में महीने हैं और ये वर्ष है 2023। इसी प्रकार से इसी के नीचे लिख लेंगे कि 13 तारीख पहले महीने में 1992 को उसने नौकरी करना प्रारंभ किया था। घटा दीजिए, 3 से 2 जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 है, ये इससे हासिल ले लेगा, 12 हो जाएंगे, 12 से 9 जाएगा, यहाँ 3 बचेगा। इसी प्रकार से यहाँ इसने 1 हासिल दिया होगा, यहाँ 10 हो गया होगा, इसने इसको दे दिया, तो यहाँ 9, 9 से 9 गया 0, यहाँ 1 से 1 गया 0, 3 से 1 गया 2, और यहाँ 11 से 3 गया 8, और 2 से 1 गया 1। यानी कि उसकी नौकरी की जो अवधि है वह है 31 वर्ष 2 महीने 18 दिन। जो चौथा विकल्प है वही इस प्रश्न का उत्तर है। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न दिया गया है, एक त्रिभुज के 2 कोण 50 अंश और 30 अंश हैं, तब त्रिभुज का तीसरा कोण है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। यहाँ पर 2 कोण हमें दे दिए हैं, एक 50 दे दिया है और एक 30 दे दिया है। तो इन दोनों को जोड़कर हम 180 में से घटा दें तो हमें तीसरा कोण मिल जाएगा। तीसरा कोण है 100 अंश। यानी कि जो पहला विकल्प है वही इस प्रश्न में सही है। अगला प्रश्न दिया गया है, लिखा है 22 हेक्टोमीटर 8 डेकामीटर बराबर है। तो उत्तर आप देखते हैं सभी मीटर में हैं, तो इनको मीटर में बना लेते हैं, पता चल जाएगा किसके बराबर है। तो 1 हेक्टोमीटर में 100 मीटर होते हैं, ये आपको याद रखना है। एक जो हेक्टोमीटर होता है इसमें होते हैं 100 मीटर।
और 1 डेकामीटर में 10 मीटर होते हैं। अब 22 हेक्टोमीटर में कितने मीटर होंगे? तो 22 हेक्टोमीटर में हो जाएंगे 2200 मीटर। और 8 डेकामीटर में कितने मीटर हो जाएंगे? 80। दोनों को जोड़ दीजिए 2280 मीटर, यानी कि जो तीसरा विकल्प लिखा हुआ है वही इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो इसको सॉल्व करना है और पूछा गया है कि ये किसके बराबर है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, यानी 5555 से 1,23,000 तो पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि 12,33,210 में 5,555 से भाग देना है। तो जब हम भाग देंगे तो हमें 222 मिलेगा, और 222 पहले से लिखा है। आप भाग देकर देखिएगा, आपको 222 मिलेगा, और 222 से 222 चले जाएंगे, 0 आएगा, तो दूसरा विकल्प ही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है 12,000 प्लस 1,300 प्लस 2 10 बराबर हैं। तो जैसा जैसा लिखा है वैसे वैसे लिखकर जोड़ देते हैं। लिखा है 12,000, 12,000 लिख लेते हैं। उसके बाद लिखा है 1,300, उसके बाद लिखा है 2,10, 2,10 का मतलब क्या हो गया? 20। सबको जोड़ दीजिए। 13,320, यानी कि जो तीसरा विकल्प है वही इस प्रश्न में सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में लुप्त संख्या बतानी है। तो आप देखेंगे इस श्रृंखला को 43, 43 के बाद 47, फिर 53, फिर 59, यानी कि आप देख रहे हैं ये अभाज्य संख्याएं लिखी हुई हैं क्रम से। 43, 47 अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी से भी भाज्य नहीं होते, यानी किसी से भी ये भाज्य नहीं होती हैं, यानी इनका एक और स्वयं के अलावा कोई भाजक नहीं होता, और ये किसी से भाज्य नहीं होती, दोनों एक ही बात है। तो इसमें आप देखते हैं ये क्रम से लिखी हुई हैं, तो 59 के बाद कौन सी आएगी? 61। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, आपको कुछ करना ही नहीं है। श्रृंखला को समझ लीजिए कि इसमें कैसी संख्याएं लिखी हुई हैं। अगला सवाल दिया गया है अंकों 5, 1, 0, 3, 9 और 6 से बनी सबसे बड़ी और सबसे छोटी 6 अंकों की संख्याओं का अंतर है। यानी इन नंबरों से हमें एक संख्या बनानी है, सबसे बड़ी, फिर एक संख्या सबसे छोटी, फिर इन संख्याओं का अंतर पूछा गया है। तो चलिए पहले सबसे बड़ी संख्या बनाते हैं। तो इसे अवरोही क्रम में लिख देंगे तो हमें बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। अवरोही क्रम में लिखने पर बड़ी संख्या प्राप्त होगी, तो यहाँ पर लिख लेते हैं बड़ी संख्या बराबर। बड़ी संख्या क्या होगी? अवरोही क्रम में लिख रहे हैं
सबसे पहले आएगा 9, फिर आएगा 6, फिर आएगा 5, फिर 3, फिर 1, फिर 0। ये हमें बड़ी संख्या मिल गई। अब हमें छोटी संख्या लिखनी है, तो हम क्या करें, आरोही क्रम में लिख दें। लेकिन इसमें 0 है, तो जब कभी भी हमें अंकों से संख्या बनाने के लिए कहा जाता है, तो जब हम छोटी संख्या लिखते हैं तो 0 को हमेशा दूसरे स्थान पर रखते हैं, क्योंकि यदि 0 को पहले स्थान पर रख देंगे तो ये संख्या 6 अंकों की नहीं रहेगी, क्योंकि जब 0 आगे लगाया जाता है तो उसको नहीं गिना जाता, तो ये 5 अंकों की रह जाएगी यदि 0 को आगे लिख दिया। तो इसलिए 0 को रखेंगे दूसरे स्थान पर। पहले रखेंगे 1, फिर 0, फिर 3, फिर 5, फिर 6, फिर 9। इस तरीके से लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, अंतर पूछा गया है, घटा देंगे। चलिए घटाते हैं। यहाँ 0 है, 1 हासिल ले लेगा, 10 से 9 जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ 0 हो जाएगा, 1 हासिल ले लेगा, 10 से 6 जाएंगे, 4 बचेगा। यहाँ है 3, इसने हासिल दे दी, यहाँ 2 बचे, इसने हासिल इससे ले ली, तो 12 से 5 जाएगा, 7 बचेगा। यहाँ बचे हैं 4, तो 4 से 3 जाएगा, 1 बचेगा। 6 से 0 जाएगा तो 6 ही बच जाएंगे, और 9 से 1 जाएगा तो 8 बच जाएंगे। अब देख लीजिए कौन सा विकल्प सही है, यानी जो पहला विकल्प लिखा हुआ है वही इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न दिया गया है, संख्याओं -20, -3/4, 1/2, 10 में से कौन सी संख्या अपने वर्ग से बड़ी। तो सभी का वर्ग निकाल लेते हैं, पता चल जाएगा कौन सी संख्या अपने वर्ग से बड़ी है। तो -20 का वर्ग निकालेंगे, हमें मिलेगा 400। इसी प्रकार से -3/4 का निकालेंगे, हमें मिलेगा 9/16। 1/2 का निकालेंगे, 1/4 मिलेगा, और 10 का निकालेंगे, 100 मिलेगा। अब कौन सी संख्या अपने वर्ग से बड़ी है, तो आप देख रहे हैं जो 1/2 है यह अपने वर्ग से बड़ी है, तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, इसे सॉल्व करना है, फिर इसका मान बताना है। तो गुणा करके इसको हल कर लेते हैं। इसका और इसका गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा इतना, उसके बाद प्लस लगाएंगे, ऐसे ही गुणा करते जाएंगे जैसा जैसा लिखा है, +5। सबको जोड़ देंगे, हमें मिल जाएगा 3,04,705, यानी कि जो तीसरा विकल्प है वही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, दो संख्याओं का योगफल 32 है, यदि उनमें से एक संख्या -36 हो तो दूसरी संख्या है। हम मान लेते हैं कि संख्या x है। जो दूसरी संख्या पूछी गई है उसी को हमने मान लिया x। अब इन दोनों संख्याओं का योगफल हमें 32 दिया है और एक संख्या भी दी है, तो x प्लस -36 बराबर 32। x बराबर, ये माइनस के 36 हैं, ये उस तरफ जाएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे। x बराबर आ गया 68, यानी एक संख्या थी -36 और दूसरी संख्या 68, तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, 2010 में किसी नगर की जनसंख्या 30.3 मिलियन है, यह संख्या निम्न के बराबर है। तो 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख के।
1 मिलियन जो होता है वह बराबर होता है 10 लाख के। इतना। इसमें 30.3 मिलियन पूछा गया है, तो 30.3 में हम 10 लाख का गुणा कर देंगे। एक अंक बाद दशमलव है तो यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। हमें मिल गया पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर। ये। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है a की घात 3 बराबर 1 + 7, 3 की घात 3 बराबर 1 + 7 + b और 4 की घात 3 बराबर 1 + 7 + c। तो a + b + c का मान है, यानी a + b + c का मान निकालना है। तो पहले a b c का अलग अलग मान निकाल लेंगे, उसके बाद तीनों को जोड़ दें। तो a की घात 3 बराबर हमें दिया है 1 + 7, a की घात 3 बराबर 8 और a बराबर हो गया 2। इसी प्रकार से b का मान निकाल लेंगे। 3 की घात 3 बराबर 1 + 7 + b, ये हमें दिया गया है। 3 की घात 3 का मान क्या होगा? 27। 3 दर का 9 और ना दिया 27 और 7 और 1 8 प्लस b। ये 8 इस तरफ आएंगे, 27 से घट जाएंगे, यहाँ आ जाएगा 19, यानी b बराबर आ गया 19। इसी प्रकार से c का मान निकाल लेंगे। 4 की घात 3 बराबर 1 + 7 + c। 4 की घात 3 का मान कितना हो गया? 4 चौके 16 और 16 चौके 64। ये 7 और 1 8 प्लस c, ये 64 से 8 घट जाएंगे, c बराबर आ जाएगा 56। अब तीनों को जोड़ देंगे, 2 और 19 और 56। ए बी सी के मान यही है, तीनों को जोड़ देंगे। यहाँ जोड़ ले रहे हैं 2 + 19 + 56, हमें मिल जाएगा 77, यानी कि जो तीसरा विकल्प है वही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 2 की घात 10 - 1 निम्न से विभाज्य है। किससे विभाज्य है ये पूछा गया है। तो 2 की घात 10 - 1 का निकाल लेते हैं मान। 2 की घात 10 का मान होता है 1024 - 1, यानी कि 1023। अब 1023 एक विषम संख्या है, तो विषम संख्या है, 2 से विभाज्य होगी नहीं, 4 से होगी नहीं, 10 से होगी नहीं, 3 बचता है और यही इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है संख्याओं 4, 20 और 28 के मासा तथा लासा का योगफल है। तो पहले इनके अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, फिर उनसे मासा और लासा निकाल लेंगे। और एक तरीका ये भी है कि आप सीधा लासा निकाल लीजिए, इनका मासा निकाल लीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड से कर रहे हैं। 4 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 × 2। 20 के क्या होंगे? 2 × 2 × 5। और 28 के क्या होंगे? 2 × 2 × 7। ये इनके अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब मासा क्या हो जाएगा? जो कॉमन है वही मासा हो जाएगा, यानी 2 × 2 4। यही तो कॉमन है इन सब में। ये हो गया मासा। लासा क्या हो जाएगा? 2 × 2 5 7 गुणा कर देंगे, लासा निकल कर आ जाएगा 140।
मासा और लासा का योगफल पूछा गया है। 140 और 4 144 यानी कि जो चौथा विकल्प है वही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो 15 प्रश्न मैं प्रत्येक वीडियो में ले रही हूँ। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हुआ करे तो आप कमेंट में जरूर लिखा कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।